ये जो विशेष कार्यक्रम है इस पे अहिरवाल की राजनीति पे हम चर्चा करेंगे और उसका आने वाले समय पर राजनीति पे जो फिलहाल जो हलचल चल रही है, जो मूवमेंट चल रही है राजनीति पे, उसका भी क्या असर पड़ेगा। जो भी राजनीति यहाँ चली आ रही है वो हमेशा राजनीति रामपुरा और एंटी रामपुरा हाउस में चली आ रही है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री जब नायब सैनिक पिछले 15 तारीख को रेवाड़ी में आए थे और धन्यवाद रैली हुई, उसके बाद राजनीतिक गतिविधियां एकदम बदलती नजर आई। जो पिछले 7-8 महीने से शांत पड़ी थी राजनीति, उसमें एक गर्माहट नजर आई। गर्माहट कैसे नजर आई? गर्माहट का जो सीधा कारण था वो था कि राव इंद्रजीत ने भगवानपुर और रामगढ़ में हॉस्पिटल बनाने की बात कही थी कंडीशनली, कि अगर आप टैंक के लिए वो पानी स्टोरेज के लिए अगर ज़मीन देते हो तो आपके क्षेत्र में ये जो सरकारी अस्पताल है 200 बेड का वो बनेगा। अब गांव वालों ने वो ज़मीन दे दी, लेकिन जहाँ बात आ रही है हॉस्पिटल की, तो वो हॉस्पिटल यहाँ से ना बन के और दूसरी जगह उस ज़मीन का चयन किया जा रहा है, जिसमें शहबाजपुर खालसा जो है उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। ये था राजनीति का। उसके बाद एकदम ही क्या हुआ कि रामगढ़ और भगवानपुर का जो एरिया है, जो उससे लगते जो गांव हैं, उन्होंने एक तरह से राव इंद्रजीत के खिलाफ एक तरह से बगावत कर दी। और उस बगावत का परिणाम ये कि आज उनको लगभग 20-25 दिन हो गए हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि भाई 13 तारीख को हम रेवाड़ी में कूच करेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है? विरोधी जो पार्टी हैं राव इंद्रजीत के खिलाफ है, वो भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उधर राव साहब भी अपना एक अलग दबदबा बनाने का प्रयास करेंगे ताकि ये मामला एक तरह से यहीं का यहीं दम जाए। पहले उनके जो अनिल सरपंच प्रतिनिधि अनिल हैं, उनके और राव इंद्रजीत के बीच में जो वार्ता हुई थी उसकी ऑडियो कैसेट भी वायरल हुई। वो लगभग पूरे रेवाड़ी ने उसको बड़े देखा। तो अब जब हम इस वक्त की बात है 13 तारीख को जो रणनीति होगी वो किस तरह की होगी, उससे पहले अभी एक राव आरती राव ने वो डिनर डिप्लोमेसी जिसे कह सकते हैं वो कार्यक्रम रखा, जिसमें इन्हीं क्षेत्र के सभी विधायकों को बुलाया। आखिर विधायकों को क्यों बुलाया, क्या उद्देश्य था, इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं अनिल आर्य जी, जो बताएंगे कि भाई उसका उद्देश्य क्या है। अनिल आर्य जी, हमारे कार्यक्रम में आने का आपका स्वागत है। तो जी, आपके भी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। और जैसा आपने मुझसे अपेक्षा की है इस बात पर जो है चर्चा करने की, देखो एक तो बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ना तो मैं किसी का अंध विरोधी हूँ ना किसी का अंध समर्थक। मैं तो जो भी चिंतन करता हूँ और जो बात करता हूँ वो निष्पक्षता के साथ ही किया करता हूँ। यहाँ जैसा सुनने में आ रहा है और जैसा हमने उस ऑडियो कैसेट में जो है सुना, उसमें राव इंद्रजीत सिंह जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं रामगढ़ भगवानपुर के सरपंच को कि भाई तुम्हारे गांव में 200 बेड वाला हॉस्पिटल तो बने ही बनेगा, लेकिन देखो जो 10 एकड़ का जो पानी सप्लाई का टैंक है उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, उस पर कोई कभी पलट जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से देखो कहते हैं कि चुनाव में भी जो है आरती राव जी का कमिटमेंट था, और अब ये जो ऑडियो ओपन हुई है, वायरल हुई है, उसमें राव साहब स्वयं जो है ये डिक्लेयर कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे कुछ वार्तालाप हुई थी और वो इस हॉस्पिटल को रामगढ़ भगवानपुर में ही बनाने की सहमति देते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही वो ऐसा कोई समझौता पसंद किया जा सकता है कि कोई कहे कि भाई मैं तो आपकी आंखों में उंगली दूंगा, तुम मेरे मुंह में उंगली दो। ये ऐसा ही कुछ जो है ना दिखाई दे रहा है। जब रेवाड़ी को पानी पिलाने के लिए सुविधा रामगढ़ भगवानपुर दे रहा है
तो फिर उसे स्वास्थ्य सेवा लेने का भी अधिकार बनता है। मैं शहबाजपुर खालसा वालों को कोई खिलाफ नहीं हूँ, ना राव साहब के खिलाफ हूँ, ना बेटी आरती राव के खिलाफ हूँ, लेकिन जो कमिटमेंट आदमी की होती है वो तो बरकरार होनी चाहिए। अभी जैसा कि राव साहब ने 2-3 दिन पहले कहा कि भाई जो धरने पे बैठे हुए हैं सरपंच प्रतिनिधि अनिल और उनके साथी, उन्होंने मेरे को वोट नहीं दी और वो मेरे को सपोर्ट ना करके वो राज बब्बर को सपोर्ट करते थे, जबकि उनका जो गांव वाले हैं जो धरने बैठे, उन्होंने कहा जी हमने राव इंद्रजीत का ही समर्थन करा और बूथ तक हमने उनका संभाला। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राव इंद्रजीत अपनी बात से मुकर रहे हैं या उनकी वो बनावटी बात कर रहे हैं? पवन जी, राव इंद्रजीत सिंह की बात को मैं नकारना नहीं चाहता। मैं तो ये कहता हूँ कि मान लेते हैं कि भाई राव साहब के विश्वसनीय सूत्रों से उन्हें पता चला हो कि जो विरोध करने वाले हैं उन्होंने राज बब्बर का समर्थन किया हो, लेकिन जैसा मैंने ऑडियो में सुना था कि उनकी संख्या 40% बताई, तो 40% गांव के लोग अगर उनका विरोध करते हैं तो उनकी वजह से 60% को वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कोशिश तो पॉलिटिक्स में 60% से 100% पर लाने की होनी चाहिए, लेकिन राव साहब 40% की वजह से 60% का मुँह पहुँच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये न्यायोचित नहीं है। और जहाँ बात भाजपा पार्टी की आती है कि भाई जिसका सिद्धांत हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस पार्टी के नेता को ये कुछ ठीक जचता नहीं कि वो ये कहे कि ये मेरे वोट देने वाले नहीं रहे, इसलिए जो है मैं ये सुविधा स्वास्थ्य की इनको यहाँ नहीं दिला सकता, उसकी पैरवी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे इस दक्षिणी हरियाणा के एक छत्र नेता हैं और यहाँ सबके जो एमएलएज हैं, किसी को उन्होंने टिकट दिलवाई है, किसी का समर्थन किया है, किसी को जिताया है, किसी को हराया भी है। जैसे राव अभय सिंह जी को हराने में भी उन्होंने खुद स्वीकार किया था चुनाव के बाद कि भाई उसके जो है उन्होंने समर्थन नहीं किया और खिलाफत की थी। तो भाई पावर है उनकी, इस बात में दबदबा है, रुतबा है, इस बात में कोई नहीं, लेकिन अभी इतने बड़े नेता को एक गांव के साथ इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, ये मुझे नहीं लगता कि उनके रुतबे के अनुकूल है। ये तो बहुत नीचे आके जो है ना अपने अहम भाव को वो जो है ना हावी होने देना अपने ऊपर, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े नेता के लिए, जो दक्षिणी हरियाणा का एक छत्र नेता माना जाता है, जो मुख्यमंत्री को उसके मुंह के सामने सुना सकता है, अपनी बात मनवा सकता है, वो जो है एक ऐसा उनसे अपेक्षा करे कि भाई पानी का डिग तो तुम दोगे लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं तुम्हें नहीं दी जाएगी। और जबकि हमने भाई ऑडियो में सुना, और जैसा कि पहले चुनाव नहीं, अभी राव साहब कह रहे थे, हो सकता है कि मैं पैरवी करता रामगढ़ भगवानपुर में सरकारी अस्पताल बने, लेकिन अब बात कुछ और हो गई। तो इससे तो साफ जाहिर है कि भगवानपुर और रामगढ़ की जो ज़मीन है उन पे सरकारी अस्पताल मतलब 200 बेड का नहीं बनेगा। हाँ, ये तो देखो स्पष्ट है, क्योंकि राव साहब को बात को मुख्यमंत्री को मानना पड़ता है, क्योंकि उनकी सरकार बनाने वाले जो है हमारे दक्षिणी हरियाणा के एमएलए हैं, और ये सारे हमारे एमएलए जो बंधु हैं ये सारे उनके समर्थक हैं। किसी पर उनके रुतबे का प्रभाव है, किसी पर उनकी टिकट का एहसान है, किसी पर उनका समर्थन का एहसान है, तो वो जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ जा सकते हैं। तो इस वजह से जो है मुख्यमंत्री को मजबूरन भी ये बात माननी पड़ सकती है। तो हम कहते हैं कि इस मामले में बेशक जो है राव साहब का हाथ ऊपर रह जाए और वो पैरवी मेरिट के आधार पर ना करके और डीमेरिट की तरफ अगर चले जाते हैं तो उनकी, मैं समझता हूँ कि उनकी जीत नहीं होगी और आगे चल के उनके राजनीतिक करियर को जो है इससे बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है।
आप ये 3 विधायकों के बारे में क्या कह सकते हैं? लक्ष्मण जी हो गए जो रेवाड़ी से विधायक हैं, और कृष्ण कुमार हैं जो बाउल से विधायक हैं, और अनिल जी जो कोसली से विधायक है। आखिर ये किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं कर रहे कि भाई हॉस्पिटल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। वो राव साहब के एक तरह से चुप रह के एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। तो क्या इस हिसाब से तो देखा जाए तो राजतंत्र भारी पड़ रहा है लोकतंत्र के ऊपर? क्यों? जो चुन के आए हैं वो जनता ने इनको चुनवाया, इन तीनों को विधायक जनता ने बनाया। तो राजतंत्र लोकतंत्र पे हावी नजर नहीं आ रहा आपको? देखो पवन जी, बात ये है कि राजतंत्र और लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में तो देखो ना तो एकाधिकार चलता है और ना ही परिवारवाद चलता है। वहाँ तो सिर्फ जनता का एकाधिकार चलता है। और अपने राव इंद्रजीत सिंह जी तो अपने क्षेत्रीय दक्षिणी हरियाणा के नेता हैं। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उनका भी जो है ना एकाधिकारवाद यूपी में नहीं चल पाया। उन्होंने योगी जी की जो है जो संस्तुति सिफारिश वाली जो सीटें थी 31, उनके ऊपर अमित शाह जी ने अपने लोगों को टिकट दिला दी और उसमें से 28 को जो है जनता ने हरा दिया, क्योंकि उनकी पसंद जो है योगी जी के कैंडिडेट को चुनने की थी। हालांकि योगी जी ने उनका समर्थन किया, उनका भागदौड़ करी, पैरवी करी, लेकिन फिर भी योगी जी की बात नहीं मानी, क्योंकि वहाँ एकाधिकारवाद दिखाई दे रहा था। तो एकाधिकार का जनता पर हावी नहीं हो सकता, एमएलए पे तो हो सकता है। भाई तीनों को टिकट जो है दिलवाई है, और फिर कोई भी एक बार एमएलए बनने के बाद दोबारा भी बनना चाहता है, जब टिकट दिलाने में जो है राव साहब का प्रभाव है तो अगली बार भी उनसे जो है सहायता की वो अपेक्षा रखेंगे। तो इस लिहाज से जो है वो मौन हो सकते हैं। सहानुभूति तो सुनी जाती है कि भाई लक्ष्मण जी की रामगढ़ भगवानपुर वालों के साथ है, लेकिन अब उजागर नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि अब मौन जो है वो समर्थन राव साहब के प्रति उनको देना पड़ रहा है। और एकाधिकारवाद के अलावा देखो भाजपा की नीति तो परिवारवाद के भी खिलाफ है। हालांकि अपवाद हैं, कुछ बड़े नेताओं के भी परिवार से उनके लड़के और उनके रिश्तेदार जो हैं वो राजनीति में हैं, लेकिन परिवारवाद अब जो है राजतंत्र में तो चल सकता है, लेकिन लोकतंत्र में परिवारवाद स्वीकार्य नहीं है। और मैं तो कहता हूँ राव साहब का बहुत बड़प्पन होता कि सीनियरिटी के हिसाब से अगर मंत्री पद दिलवाते। अब देखो कोसली में अच्छी उपलब्धियां थी हमारे एमएलए लक्ष्मण यादव जी की, और उसी के दम पर हमने कोसली क्षेत्र से आके उनके समर्थन में पैरवी करी, प्रचार किया। जितने भी हमारे संपर्क थे, रिश्तेदारियां थी, सबकी उनको वोट दिलवाई। तो भाई क्योंकि उन्होंने काम किया था, उनका स्वभाव है और व्यवहार है, कार्य कुशल वो व्यक्ति था। तो अब जो है सीनियरिटी के हिसाब से उनका था, तो चलो कैबिनेट मंत्री उन्होंने अपनी बेटी को दिला दी, वो भी अपनी राजनीतिक विरासत के अंदर जो है की तरफ झुक गए। लेकिन कोई तो जो है राजमंत्री आदि का कोई महत्वपूर्ण पद हमारे लक्ष्मण यादव जी को तो दिलाना चाहिए था। जो आदमी जो है अपने एमएलए होते हुए सड़कों पे झाड़ू लेके सफाई करने के लिए निकल जाए, इतना कार्य कुशल, इतना लोकप्रिय, और उसको जो है इतनी भी पावर जो है वो दिलाने की उनकी तरफ से सिफारिश नहीं हो रही। अब देखिए जैसे रामगढ़ भगवानपुर का जो इंसिडेंस हुआ, उससे पहले जो एक दिन पहले ही जब वहाँ पे रैली, जो धन्यवाद रैली आई थी, उसमें लक्ष्मण यादव जी का, विधायक जी का सबसे ज़्यादा रोल रहा गैदरिंग को इकट्ठा करने में और एक कार्यक्रम को सफल बनाने में। लेकिन ये प्रकरण जैसे हाईलाइट हुआ जो अस्पताल 200 बेड वाला, उसके बाद लक्ष्मण जी खुद नहीं समझ पा रहे कि वे राव साहब का साथ दें या पब्लिक का साथ दें। लेकिन अगर वो राव साहब का साथ देने की बात करते हैं और चुप हैं इसलिए कि राव साहब नाराज ना हो जाए, तो क्या इसका प्रभाव लक्ष्मण जी की आने वाली राजनीति पे नहीं पड़ेगा? देखो प्रभाव तो जनता पर जो है ना पड़ता ही है। ये संवेदनशील मुद्दे होते हैं। आप समझते हो कि भाई रामगढ़ भगवानपुर की पब्लिक तो भाई 5,000 10,000 जो है मतदाताओं की होगी, ऐसा नहीं है। संवेदनाएं बहुत तेज़ी से फैलती हैं
और जो है जब यूँ देखते हैं कि भाई किसी के साथ अन्याय हो रहा है और सामाजिक दृष्टि से वो हकदार हैं, तो पूरी समाज का जो है समर्थन उनके साथ जुट जाता है। इसलिए मैं ये मान सकता हूँ कि भाई हो सकता है राव साहब को वोटों की जरूरत नहीं रही हो, क्योंकि जैसा कि भाजपा की नीति है वो 74 साल के बाद जो है वो नहीं ये जो है मतलब उसमें पार्टिसिपेशन राजनीति के अंदर नहीं कराना चाहते। तो राव साहब 75 साल के हो गए हैं, तो हो सकता है वो उनको टिकट की अपेक्षा नहीं हो, लेकिन आगे जो राजनीतिक विरासत अपनी बेटी को सौंपने जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। उनमें तो नुकसान ही नुकसान है भाई। अभी तो जरूरत ये थी कि आरती राव जी के आधार को वो मजबूत करते, और फिर दूसरे कार्यकाल में जब उनका काम देख के पब्लिक उनको चुनती, जब वो माना जाता कि नेतृत्व क्षमता जो है आरती राव जी में है। अभी तो वो पैराशूट के जरिए उतार दी गई और उनके प्रभाव के कारण जो है वो अटेली से विजयी भी कर दी गई। तो इस तरह नेतृत्व जो है वो नहीं आता, नेता नहीं बनता, जनता नेता बनाती है। जनता कार्य देख के बनाती है कि कौन कितना कार्य कुशल है, किसमें कितनी नेतृत्व क्षमता है। तो आरती राव जी भले जो है अब खूब भागदौड़ कर रही हैं, काम कर रही, लेकिन ये काम जो है हमें ठीक नहीं लगा। यानी आपको लगता है जो राव साहब ने अपना एक रुख अपना मतलब बना रखा है कि भाई मैं झुकूंगा नहीं, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, और रामगढ़ वालों ने मेरे खिलाफ एक तरह से बगावत करी है तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा, इससे कहीं ना कहीं आरती राव को निकट भविष्य में राजनीति में नुकसान होगा? नहीं, इसमें देखो ऐसी कोई माफ़ी मांगने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उन्होंने कमिटमेंट किया और अगर इसको वो सहज जो है वो स्वीकार भी कर रहे हैं ऑडियो के अंदर, तो अब कहते हैं कि भाई मेरा ऑडियो लीक क्यों किया, ऑडियो वायरल क्यों किया। ये तो जो है ना एक प्राइवेट ऑडियो को लीक करने का एक गुनाह बनता है, अपराध बनता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई प्राइवेट ऑडियो था भी नहीं भाई, एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, बड़ा रिप्रेजेंटेटिव एक गांव के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा है, तो इसमें कोई प्राइवेट जो है ऑडियो नहीं था। ये तो एक सार्वजनिक जनहित की और एक राजनीतिक वीडियो था, और इसमें कोई ना तो कोई एडिटिंग हुई दिखाई देती है, ना कोई इसमें राव साहब की वॉइस चेंज दिखाई देती है, ना राव साहब का कोई परिवर्तन उसमें बयान में हुआ दिखाई देता है। तो फिर भाई पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात है तो वो अगर ओपन होती है तो उसमें तो कोई बुराई भी नहीं है। और राव साहब को तो भाई जो कमिटमेंट करी है तो वो खूब हक से कह सकते हैं भाई मैंने कमिटमेंट करी, मेरे लड़के ने कमिटमेंट करी, और अब वो पात्र है, डिजर्व करते हैं, उन्होंने जो है डोनेट की है जमीन, तो अब जो है अस्पताल भी वहाँ बना दिया जाए। बल्कि मुख्यमंत्री पे भी दबाव बनाना चाहिए। सबसे पहला काम पे भी दबाव होना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरी जवान की बात है, रेवाड़ी में 2-3 दिन से ज़्यादा पानी का स्टोरेज नहीं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रजिस्ट्री करवा देते हैं विश्वास के ऊपर, उनके साथ विश्वासघात किया जाए, तो ये मैं नहीं समझता कि ये बड़े नेता का जो है ना उसके रुतबे, उसके स्टेटस के अनुकूल जो कोई कार्यवाही है। ये तो समझता हूँ कि भाई केवल एक जिस तरह राजवंश में जो अहम बोध होता है वो अहम बोध जो है राव साहब को सता रहा है, राव साहब को वो राजवंशीय अहम बोध सता रहा है। तो भाई देखो अब तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। मतलब आपको राव साहब में बौखलाहट नजर आ रही है कि भाई मेरे खिलाफ जाके इन्होंने ये करा और मेरी सत्ता को कहीं ना कहीं खतरा है, या पब्लिक मेरे खिलाफ क्यों गई जबकि मैं यहाँ का एक तरह से राजा हूँ। इंद्रजीत जी के दिमाग में, राव साहब के दिमाग में ये है। हाँ देखो, तो इसको कैसे दूर किया? राजवंशीय अहम बोध तो स्पष्ट झलक रहा है, और भाई बौखलाहट मैं नहीं समझता कि इस ऑडियो की वजह से कोई होनी चाहिए। और भाई देखो अब जब किसी की कमिटमेंट पूरी नहीं होगी, आश्वासन पे कोई खरा नहीं उतरेगा, तो फिर जनता अपना विक्षोभ प्रदर्शन करने के लिए भाई विरोध के धरना आदि भी करेंगे। ये तो जनता का जो है वो डेमोक्रेटिक जो है राइट है, और भाई उसका जो है विरोध करना, आंदोलन करना, तो ये कोई गैर संवैधानिक बात भी नहीं है। और अगर इस बात को महसूस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है, और उन्हें जो है बल्कि अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर तुमने ये किया है और तुम इस बात के ऊपर जो है जिद कर रहे हो,
तो तुम्हारी बात में अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो कई बार बात बदल लेते हैं। सुनो, राष्ट्र के हित में 3 कानून लाते हैं और किसान नहीं मानते, बाद में सहमत हो जाते और फिर जो है उस बात को मान लेते हैं कि भाई ठीक है, मेरी तपस्या में कहीं कमी रही होगी, कहीं जो है हम अपनी बात को समझा नहीं पाए होंगे, तो जब जनता समझेगी जब हो जाएगा, लेकिन अभी हम वापस लेते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? राव साहब का तो इससे रुतबा बढ़ेगा, बल्कि जनता तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और फिर छोटा सा विवाद उनके लिए संकट बने। गांव के विवाद के ऊपर उतर आए राव साहब, तो इससे मैं समझता हूँ उनका रुतबा भी जो है खत्म होने लग रहा है, और बिटिया आरती राव का जो आधार है वो भी खत्म होने लग रहा है। क्योंकि हवा ये नहीं है रेवाड़ी के एक गांव के अंदर जो है भेदभाव हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, यहीं तक अटेली में भी कुछ, ये अटेली में भी जाएंगे। वहाँ एक रणधीर सिंह कापड़ीवास विरोध में गए थे, और वहाँ हो सकता है आपके जो है 100 रणधीर सिंह कापड़ीवास की तरह मुंह खोलने विरोध में चले जाएंगे। तो बहन आरती राव ये कहाँ मतलब अपने पैर जमा सकेगी? और दूसरे किसी हल्के से, जैसे हमारे लक्ष्मण जी अपने जनाधार के आधार पर, अपने काम के आधार के ऊपर यहाँ आके जो है भारी बहुमत से जीत गए, ऐसे आरती राव जीत पाएंगी? क्योंकि काम तो जनता सोच रही है कि ये उलट हो रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इनका भविष्य जो है वो भी कोई सुरक्षित जो है हो सकता है। और अब राव साहब को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो बिल्कुल मैं अपने राव साहब का विरोधी नहीं हूँ। राव साहब ने टिकट हमारे विधायक अनिल यादव जी को दी, तो जी जान से हमने उनके समर्थन में प्रचार किया और सब साथियों को लेकर उनको जिताया। यहाँ लक्ष्मण जी को टिकट दी तो यहाँ जो है उनके लिए खूब काम किया, और अब जब उनके नुमाइंदों के साथ काम करें तो हम राव साहब के भी साथ खड़े रहते। लेकिन भाई राव साहब जब इस प्रकार से जो है ना छोटी हरकत कर देते हैं, तुच्छ मानसिकता दिखाते हैं या अहम बोध रखते हैं, तो देखो ना तो लोकतंत्र के हित में है कि भाई एकाधिकारवाद को जो है जमने दिया जाए, ना जो है लोकतंत्र के हित में है कि परिवारवाद को महत्व दिया जाए। क्योंकि परिवारवाद को महत्व देना ठीक होता तो जो है नेहरू जी के परिवार में आज जो हमारे जो है राहुल गांधी हैं वो पप्पू का दर्जा नहीं अख्तियार करते, वो विपक्ष के नेता होते हुए ही बिल्कुल जो है निर्मूल जो है व्यक्ति होके बन गए, खड़े हो गए हैं। तो इस तरह जो है परिवारवाद का नहीं है, इधर तो एकाधिकारवाद जो है वो केवल जनता का जनतंत्र में चलता है। और लोकतंत्र के लिहाज से अगर राज साहब अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी को देना चाहते हैं, जो मैं मानता हूं कि कोई गलती नहीं है, सब अपने चाहते हैं कि हमारा वंश जो है आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र में आ गया, तो मैं नहीं मानता कि ये गलत मानसिकता है। लेकिन वो कुठाराघात अपनी बेटी की विरासत के ऊपर भी जो है राव साहब इस तरह कर रहे हैं। और जो एक छत्र नेतृत्व का जो दम भरा जाता है, और हम भी कहते हैं हमारे एक छत्र नेता, हमारी आवाज़ उठाने वाले, हमारे लिए उपलब्धि दिलाने वाले राव साहब रहे, तो वो उन सारों पर ये पानी फिर जाता है। तो राव साहब को इस बात से जो है अपना प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और रामगढ़ भगवानपुर में ये हॉस्पिटल जो है बनने देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ पैसा लिए जो है 10 एकड़ जमीन भी डोनेट दी। पानी से बढ़िया क्या है, जल ही जीवन है। जो रेवाड़ी को 2-3 दिन का स्टोरेज नहीं कर सकता उसको जगह दे रहे हैं, तो एक अस्पताल की जो है सेवा सुविधा वहाँ देने में क्या हर्ज है? तो यह ऐसा उनके साथ भेदभाव और अन्याय नहीं होना चाहिए। आज हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नए विषय को लेके, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।